Hello friends, welcome back to my channel at the Read Biomed. Before starting the video, do not forget to like and subscribe my channel. ये वीडियो जो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज वीडियो में से है, जो हम चैप्टर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 में है ये डायग्राम्स और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन से रिलेटेड डायग्राम और कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड डायग्राम। ओके, तो उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये पहला डायग्राम है न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन इसमें क्यों दिया गया है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग दे रखा है एक साथ और दूसरे साथ में डाइजेशन यूनिसेलुलर अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी जो है एनिमल्स की तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक मतलब होल फूड, कोई होल सॉलिड फूड पार्टिकल जो है माउथ में लेके जा रहे हैं। होल सॉलिड फूड पार्टिकल जो है वो माउथ के अंदर लेके जा रहा है। तो ह्यूमन बीइंग में भी होलोजोइक होता है बट वो मल्टी सेलुलर होता है, इसीलिए अमीबा इसमें लिया गया फॉर सिंप्लीफिकेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी दिखाने के लिए। अब इसमें अगर डायग्राम में देखें तो जो है और भी अगर हम अमीबा के बारे में जानना चाहें पहले तो अमीबा एक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर के साथ साथ एक यूकेरियोट है। यूकेरियोट हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। यूकेरियोट प्रोकैरियोट से, यू मतलब आपके एडवांस, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होता है इस तरह के। और साथ ही साथ ये प्रोटोजोन मेंबर हैं। ये कोई इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि क्लास 10 तक 9 तक हमें इस सब क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। हमें लगता है ये क्या है, इंसेक्ट है या फिर बैक्टीरिया है या कोई एनिमल है, नहीं। और ये बहुत बड़े बड़े हैं, पता नहीं कहाँ दिखते हैं। तो एक्चुअली पॉन्ड में दिखते हैं, नेकेड आई से नहीं दिख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो इंसेक्ट नहीं है। सो दे आर प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, पुराने, ज़ोआ मतलब एनिमल, तो पुराने एनिमल जैसे स्ट्रक्चर हैं, यूनिसेलुलर है, नेकेड आई से नहीं दिखते। फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। ये अलग कैटेगरी है, ना ये बैक्टीरिया होता है, ना ये इंसेक्ट होता है, ना कोई फंगस होता है, ये फाइलम है, अलग ही फाइलम है प्रोटोजोआ। और इसके और कौन से मेंबर हैं? अमीबा के अलावा इसमें और मेंबर हैं पैरामीशियम, इस बुक में एक और जिक्र है पैरामीशियम का। साथ ही साथ इसी में आपका था लेशमीनिया डोनावनी। लेशमीनिया डोनावनी जो है या ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। क्वेश्चन आ जाता है इसका कि ये कौन सी डिजीज से रिलेटेड है। साथ ही साथ इसका डिजीज का नाम आ जाता है, फिर पूछते हैं तो काला ज़र है, वो भी एक प्रोटोजोआ है। साथ ही साथ एक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है वो आप क्लास 9th में भी पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी एक प्रोटोजोआ है। अब आगे चलते हैं, डायग्राम की तरफ देखते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे कि एक फूड पार्टिकल दिखा रखा है, वो अंदर आता है, अमीबा का शेप बदल जाता है, वो उसे अंदर ले लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। अमीबा जो है उसके सेल शेप जो है इरेगुलर है और अकॉर्डिंग टू द नीड वो फोल्ड कर लेते हैं। तो जो ये मेम्ब्रेन जो इनका बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर लेता है, वो फूड पार्टिकल के चारों ओर फोल्ड हो जाता है और फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है अपने। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनगल्फ और एंडोसाइटोसिस भी। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट, उसको अंदर ले लेते हैं, एंडोसाइटोसिस, बाय मेकिंग अ फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड देम, ठीक है। जैसे गले लगा लेते हैं ना और अंदर की तरफ ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। स्यूडो का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ऐसा हुआ कैसे? अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है कि वो किसी भी तरह का शेप कहीं भी ले सकते हैं, इरेगुलर है। इसीलिए जो स्यूडो है मतलब है झूठा, फॉल्स, और पोडिया मतलब है फीट, यानी फूड को, प्रे को कैच करने के लिए वो अपने फॉल्स फीट बना लेते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए होते हैं। फिर उसके बाद वो फूड इनगल्फ कर लेते हैं, फूड वैक्यूल में खाना जाता है, डाइजेस्ट होता है और इजेशन यानी खाना बाहर जो है वो दूसरी तरफ से निकल जाता है। पैरामीशियम में एक परफेक्ट पैरामीशियम जो है वो एक सेल, रिजिड सेल है, उसके सेल शेप अलग अलग नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर स्यूडोपोडिया नहीं बनता। एक प्रॉपर होल होता है और वो होल के जरिए फूड जो है बाहर निकल जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए बाहर फूड निकल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे डायग्राम पे, दैट इज डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग दूसरा होलोजोइक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये टर्म जो होलोजोइक आ रही है, हमने यहाँ पर फंगस क्यों नहीं लिया, ठीक है। हम सॉलिड फूड देखें तो एनिमल ही हैं जो सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। रूमिनेंट एक और अलग तरह के एनिमल्स हैं जो फूड को, होलोजोइक क्या करते हैं, होलोजोइक एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं,
वो खाने को या फूड पार्टिकल को अंदर लेते हैं, च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं और अंदर डाइजेशन के सिस्टम में चला जाता है। एक आपके ऑर्गेनिज्म होता है र्यूमिनेंट। र्यूमिनेंट क्या करते हैं, जैसे कि जो आपके कैटल वगैरह होते हैं ना, वो सब र्यूमिनेंट में आते हैं। वो क्या करते हैं, वो फूड को, सॉलिड फूड को अंदर ले लेते हैं, अंदर लेके इंटेस्टाइन में डाल लेते हैं, या इंटेस्टाइन से जस्ट पहले वाले हिस्से में डाल लेते हैं। फिर जब उन्हें समय मिलता है वो उसको दोबारा वापस लाते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कड। उस कड को च्यू करते हैं और फिर वापस लेके जाते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। सो ये एक और तरीका है, और उन ऑर्गेनिज्म को हम र्यूमिनेंट कहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अलग चैम्बर होता है र्यूमिन का, ठीक है। र्यूमिन होता है, उनके अंदर एक अलग स्टमक का एक चैम्बर होता है जहाँ पर वो कड स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए, जो अनच्यू फूड है वो रहता है। तभी आपने गाय भैंसों को जुगाली करते हुए देखा होगा, यानी जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है, खाना वो नहीं खा रहे होते, तब वो खाने को दोबारा से वापस ला के मुँह में चबाते हैं। और जो फंगस है, अगर हम बोलें, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग निभाते हैं। ये रस खींच लेते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है उसको सक कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को अंदर नहीं लेके जाते, सिर्फ जो भी फूड पार्टिकल है उसका न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्रेड वगैरह अगर बाहर रह जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। ख़राब होने का कारण यही है क्योंकि फंगस जो है उस पर लग जाती है, वो सिर्फ उसमें से न्यूट्रिशन सक करती रहती है। ओके, सो दैट इज़ वाई डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन आप देख सकते हैं। 7th क्लास में हमने ये वाला पार्ट तो पढ़ा भी है और ये वाला पार्ट भी हमने पढ़ा है, इसीलिए ये टॉपिक इज़ नॉट डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 10th, बट अगर हम बात करें मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क फ्रॉम इट। नंबर 1 क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, या फिर अगर माउथ में सैलिवरी अमाइलेज ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करती है, कौन बनाता है इसको, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज ना हो तो क्या होगा, if there is no salivary amylase in mouth then there will be no digestion of carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। माउथ के अंदर एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, अमाइलेज का ही मतलब है, अमाइलेज इज अ सेट ऑफ एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सलाइवा जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। स्टार्च जो है आपका, क्योंकि आप पौधों का स्टोर्ड शुगर ले रहे हैं, पौधों का स्टोर्ड शुगर स्टार्च होता है, तो वो क्या करते हैं, स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए उसे थोड़े छोटे शुगर मॉलिक्यूल में बदल देती है, माल्टोस, ठीक है। अमाइलेज जहाँ भी दिखाई दे इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर चाहे वो कोई से भी पार्ट रिलीज कर रहा हो। अभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर देगा स्टार्च को माल्टोस में, तो यहाँ पर ये डाइजेशन होता है। अगर ये एंजाइम ना हो तो आपको फूड मीठा नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट नहीं हुई है, आगे भी वो उसका डाइजेशन पार्शियल ही रहेगा, पूरा डाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, तो सबसे नंबर 1 आता है ईसोफेगस और ओइसोफेगस, दो अलग अलग स्पेलिंग इसमें दिखती है, दोनों एक सही है। ईसोफेगस जो है, विंड पाइप जो है, वहाँ सिर्फ एक मूवमेंट होती है, देयर इज नो डाइजेशन, ठीक है, दैट इज अ पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टैलेटिक क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन बाय पेरिस्टैलेटिक, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जब फूड पार्टिकल यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है तो आपकी जो आपकी फूड पाइप है, कहीं से आपकी वो रिलैक्स होएगी, कहीं से वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी, ठीक है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट कहते हैं। अभी ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, और कहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल वाटर एब्सॉर्प्शन होता है। इन दोनों ऑर्गन को छोड़कर अगर देखा जाए तो सारे ही ऑर्गन में डाइजेशन होता है। फिर एक चीज़ होती है कि आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जहाँ जहाँ खाना जा रहा है, ठीक है, इसमें ग्लैंड कौन से हैं और ऑर्गन कौन से हैं, ठीक है। जो ग्लैंड है वो सिर्फ अपना सिक्रेशन दे रहे हैं, मतलब रिलीज कर रहे हैं कुछ, वहाँ खाना जाएगा कभी भी नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑर्गन कौन कौन से हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आपका ऑर्गन है माउथ, नंबर 1, ठीक है। सेकेंड आपका ऑर्गन है ईसोफेगस,
फिर आपका ऑर्गन है स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर फाइनली आपका एनस। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑर्गन कौन कौन से हैं, ग्लैंड, ये तो ऑर्गन थे, ग्लैंड कौन कौन से, 3 ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो आपके 3 ग्लैंड हैं, लिवर, पैंक्रियास और यहाँ पे बाइल, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये आपके क्या है, एक तरह से ये सिर्फ आपके ग्लैंड है, मेनली तो ग्लैंड यही है, लिवर और पैंक्रियास ही हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर तो केवल स्टोर करता है बाइल को स्टोर करने का काम कर रहा है केवल। चलिए अब इसमें देखते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके स्टमक में। स्टमक में 3 चीज़ें हैं, रोल ऑफ HCl, 1.8 pH का HCl होता है, यानी तो फिर उसके बाद म्यूकस का रोल क्या होता है, पेप्सिन का रोल क्या होता है, या पूछ लेते हैं कौन सी एंजाइम होती है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो स्टमक में डाइजेशन किसका होता है, तो माउथ में अगर कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था तो स्टमक में होता है प्रोटीन का। ठीक है, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। अब इस एंजाइम को लेकर कौन आता है, या फिर इस एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, HCl प्रो पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरा काम ये HCl का है कि वो किसी भी तरह के इंसेक्ट, बैक्टीरिया जो खाने से आ जाते हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको भी मार देता है। ये भी 2 काम है। ठीक है, ये जो म्यूकस है इसका काम क्या है, जो आपकी स्टमक की वॉल है उसको इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से बचाना। ठीक है, तो ये आपके 3 काम इसके स्टमक के। क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, 1 नंबर में, 3 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर आपका है यहाँ पर क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में 1 नहीं 2 काम हो रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लार्ज पार्ट, अगर हम देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये कंप्लीट डाइजेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरा एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्ट फूड हो गया उसका एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। एब्जॉर्प्शन होता है यानी जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसके न्यूट्रिशन को ब्लड में जाना। ठीक है, वो न्यूट्रिशन कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये दोनों ही काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये काफ़ी एक नैरो एंट्री है और काफ़ी लंबी भी है। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ दोनों काम होने हैं। अब कंप्लीट डाइजेशन के लिए क्या डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, ये तीनों डाइजेस्ट होना शुरू है, ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होते हैं शुगर फॉर्म में। ठीक है, सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका उसका मोनोसेक्राइड यानी उसकी छोटी यूनिट क्या है, ग्लूकोज या फिर कोई भी शुगर। प्रोटीन की स्मॉल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। और फैट को किस में बदल सकते हैं, फैट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, 2 होते हैं इसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी डायग्राम बेस भी आ जाता है, आपको ब्लैंक कर देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं भाई 2 कौन सी चीज़ें हैं। ये ऐसे एक नंबर में भी कोई भी एक चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, फिर इन्हें डाइजेस्ट कौन करता है। ठीक है, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज थी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पर जो है अमाइलेज एंजाइम है, सेट ऑफ अमाइलेज एंजाइम। ये अमाइलेज एंजाइम भेज कौन रहा है, पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास जो है इस एंट्री पे अगर हम देखें, यहाँ जो है यहाँ अगर हम बात करें स्टमक से डायरेक्ट यहाँ एंट्री जो हो रही है, स्टमक से डायरेक्ट जो यहाँ एंट्री हो रही है, ये आपकी एंट्री स्टमक से जो यहाँ पर ये एंट्री हो रही है, यहाँ 3 चीज़ों की एंट्री हो रही है, लिवर की, पैंक्रियास की, बाइल डक्ट के, लिवर की, पैंक्रियास की और इनकी एंट्री और स्टमक की, यानी इन तीनों की सिक्रीशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। ठीक है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल, पैंक्रियास सिक्रीट करती है बहुत सारे एंजाइम्स। ये बाइल जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर ये यहाँ से जो है वो दे देता है अपनी सिक्रीशंस को, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं से सारी एंजाइम आ रही हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस आ रहा है स्टमक से। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपके स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन इसमें
सो कार्बोहाइड्रेट जो है फर्दर डाइजेशन होता है सेट ऑफ अमाइलेसिस से, जो अमाइलेस कौन दे रहा है, पैंक्रियाज। प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ट्रिप्सिन से, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन में। मैंने आपको भी बताया था कि जो स्टमक है उसमें पेप्सिन एंजाइम होती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन है वो जो डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन रिलीज की जाती है पैंक्रियाज के जरिए, जबकि पेप्सिन को स्टमक रिलीज करता है। स्टमक HCl की प्रेजेंस में प्रोटीन को तोड़ सकता है, जबकि ट्रिप्सिन जो है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वो बेसिक पीएच के अंदर ही काम करेगा, तोड़ेगा वो भी प्रोटीन को ही, लेकिन बेसिक पीएच के अंदर। और वो बेसिक पीएच कौन क्रिएट करेगा, वो बेसिक पीएच क्रिएट करता है बाइल, बाइल क्रिएट करता है, ठीक है, बाइल विच इज सिक्रेटेड बाय लिवर। अब डाइजेशन होता है फैट का, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होता है क्योंकि जो फैट होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर सकती जब तक उनको लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल में ना बदला जाए। ये लार्जर ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल में बदलने का काम करता है आपका लिवर, ठीक है। लार्जर ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल में जो है कन्वर्ट कौन करता है, लिवर। ये इमल्सिफिकेशन जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है, बाइल की वजह से, ठीक है। तो बाइल जो है वो उसको लार्जर ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल में बदल देता है, इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं फैट के लिए, ठीक है, फैट के लिए। तो ये यहाँ पर एक काम होता है। फिर फैट का डाइजेशन जो है वो लाइपेज एंजाइम करती है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल में बदल गए तो लाइपेज एंजाइम इनका काम कर देती है तमाम, यानी ये डाइजेस्ट कर देती है, एंड दैट इज बाय पैंक्रियाज अगेन। ये भी कौन कर रहा है, पैंक्रियाज। बाइल का रोल ये है इमल्सिफिकेशन में, और दूसरा रोल है बेसिक पीएच क्रिएट करने में। सारी पैंक्रियाज की जो एंजाइम है वो बेसिक पीएच में ही काम करती है, और वो बेसिक पीएच होता है बाइल से। अब बाइल से सोचिए, देखो बाइल का क्वेश्चन क्या है। बाइल जो है वो आपका एक येलो कलर सब्सटेंस है, येलो कलर सब्सटेंस है, जो कि अगर बेसिकली आपको समझाया जाए तो येलो कलर सब्सटेंस बेसिकली डेड आरबीसी से बना हुआ है, जो कि लिवर सेल में आके मरते हैं, और लिवर सेल उन आरबीसीज के, डेड आरबीसीज का यूज बाइल बनाने में कर लेता है, और वही बाइल सिक्रीट करता है लिवर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और सिक्रीट होता किसके अंदर है, यूज कौन करता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो ये तीन चीजें इसके अंदर है। अब इसमें अगर नीचे जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल आपका वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। फिर एक क्वेश्चन है ये अपेंडिक्स से। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब अभी इस समय हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक डिसयूज ऑर्गन हो गया है। यानी जब ह्यूमन बीइंग पहले कच्चा खाना खा लेते थे, कच्चा खाने में मतलब अगर कंदमूल खा रहे हैं, अगर कोई भी फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, जो कि पका के नहीं खा रहे, तो इसका मतलब वो सेलुलोज भी खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल जो होती है उसके अंदर सेलुलोज होता है, और वो शुगर हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो तब ये अपेंडिक्स हमारे काम का था। अपेंडिक्स जो है उसके आसपास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब हम खाने को ज़्यादा से ज़्यादा उबाल के पका के खाते हैं, तो अब जो है ये ऑर्गन केवल एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी ऑर्गन ऑफ नो यूज हो चुका है। अब अपेंडिक्स जो है, इसीलिए अपेंडिक्स का यूज अब कम है, ठीक है। बट तो लार्ज इंटेस्टाइन के एक एंड पे एनस होता है, दूसरे एंड पे ये वाला अपेंडिक्स पार्ट होता है। लेकिन बाई चांस अगर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से जाते वक्त इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में चला जाए और धीरे धीरे जाता रहे, तो यहाँ दर्द होने लग जाता है, अपेंडिसाइटिस, और इस दौरान इसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े दिन के परहेज रहते हैं, उबला हुआ खाना खाना होता है, बट बाद में ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उस समय जब ये दर्द होता है तो ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, और इस डायग्राम से कोई ज़्यादा क्वेश्चन, अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, दैट इज अ वेरी आई गेस पोटेंशियल डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर।
बहुत अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। मैं डायग्राम के साथ नहीं चलूँगी, पहले मैं आपको एक बार इसका थोड़ा बता देती हूँ मैं, ये है क्या, ग्लूकोज। ये डायग्राम है आपका रेस्पिरेशन का। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो वो च्यू होके डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन होके, ठीक है, ब्रेक डाउन होके वो चला जाता है स्मॉल ब्रेक डाउन होके सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। वो सिंपलर फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आते ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड जो है वो उनको अलग अलग सेल पे ले जाती है। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके या ऑक्सीजन का नहीं इस्तेमाल करके, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके नहीं इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है। इसको कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सो ये एनर्जी बनना ही क्या है, एटीपी, यानी जो आपका न्यूट्रिशन है उससे एनर्जी बनाना, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो जो फाइनल फॉर्म होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में हम लेते हैं। मान लीजिए वो शुगर है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी तो इसी से मिलती है। प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, यानी आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाने में काम आता है। जो आपका फैट है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी हम ले किससे रहे हैं, देन रोजमर्रा की जो एनर्जी वो हम ग्लूकोज से ले रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन यानी 6 कार्बन, यानी C6 है इसके अंदर, C6H12O6 लिखते हैं ना, C6H12O6, राइट। तो 6 कार्बन है इसके अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म में इसका फर्दर डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ऐसे कितने और मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 3 कार्बन के 2, तो 2 आपके पायूरिक एसिड या पायूरेट बन जाते हैं, ठीक है। वो कितना, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन एक में, 3 कार्बन एक में, ठीक। साथ ही साथ थोड़ी बहुत एनर्जी, लगभग 2 एटीपी जितनी एनर्जी बनती है। अब उसके बाद यानी सेल के, ये जो आपका सेल है उस सेल के अंदर या न्यूक्लियस है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारी कहानी चल रही थी। अब उसके बाद ये कहाँ जाएगा, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ये जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पायूरेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा फॉर फर्दर डाइजेशन, और फाइनली बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, लगभग 36 एटीपी ऑफ एनर्जी। और यही आप लिखते हैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन में भी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, कम है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कम है, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। जैसे कि अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, फिर अचानक से आप रुके, तो आपने दौड़ते वक्त जितना भी ऑक्सीजन था उसका इस्तेमाल करके एनर्जी आपने बना ली। जब आप रुकेंगे तो ऑक्सीजन की आपको धीरे धीरे कमी लगेगी, और कम ऑक्सीजन में भी आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। इसीलिए जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं फिर रुकते हैं तो आपकी मसल्स में दर्द होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कौन सा एसिड बन जाता है उस समय पे सेल्स में, लैक्टिक एसिड। वो थोड़ी सी एनर्जी अवेल करवाने के लिए आपका सेल क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड, और 2 एटीपी के बराबर एनर्जी। यही लैक्टिक एसिड सिर्फ हम नहीं बनाते, कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बनाते हैं, लेकिन उनके लिए वो यूजफुल है क्योंकि वो उसी से कर्ड बनाएंगे, दूध से दही बनाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे मसल्स जो है, मसल में दर्द हो जाएगा, मसल क्रैम्प आएंगे, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड ये इस तरह से बनता है। अगर ये पायूरेट के पास अवेलेबल ऑक्सीजन कम है तो क्या बनाएगा, वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, और क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी। अगर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसा होता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, और ये यूनिसेलुलर फंगस को हम बेकिंग और ब्रूइंग यीस्ट भी बोलते हैं। फंगस है ये क्या बनाते हैं, इथेनॉल। ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनाते हैं एनर्जी। इथेनॉल इसको ब्रूअरी में इस्तेमाल करने में मदद करती है, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक बनाने में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको हेल्प करती है बेकिंग में, यानी ब्रेड बनाने में। और साथ ही साथ 2 एटीपी एनर्जी भी बनती है। लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे है। अगर कमर्शियल लेवल ना हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो भी अपने एटीपी बनाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन, ये और ये रिएक्शन आपकी हो रही है सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी ये कंटिन्यू रहते हैं सेल साइटोप्लाज्म में, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो चला जाता है सेल साइटोप्लाज्म से पायरेट माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन। अच्छा, एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले रेस्पिरेशन टॉपिक पे, रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट पे। आज के लिए वीडियो इतनी ही।